हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ाम हेल्पर जीके। जैसा कि आपको पता है कि आपके ईएमआरएस की डेट जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है। वरीशियस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, ईएमआरएस की आपकी वैकेंसी आई हुई थी, उसमें आपने फॉर्म भी फिलअप किया था और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और एक रेपुटेटेड पोस्ट पर पहुंचेंगे। तो जेएसए और अकाउंटेंट, ये दो पोस्टें ऐसी हैं जिसके अंदर मैथ्स का काफ़ी अच्छा पोर्शन है। जैसे जेएसए के अंदर मैथ्स जो है वो 20 नंबर की आ रही है और अकाउंटेंट के अंदर जो मैथ्स है वो 30 नंबर की आ रही है। और ये वाला जो पोर्शन है वो कवर कराने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मैं आपको मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और इवन मैं इतना बोलता हूँ कि अगर आप शुरुआत से लेकर के एंड तक अगर मैथ्स पूरा मेरे साथ कवर करते हुए चलेंगे तो आपका 100% स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इतना आपको गारंटीड देता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने खुद अपना मेरा नाम सबसे पहले मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है नितेश कुमार मेघानी। मैंने खुद एनआईओएस आप शायद जानते हो या ना जानते हो, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर मैं एसएसए की पोस्ट पर हूँ। ठीक है, जब आप जेएसए का एग्जाम क्वालिफाई करके प्रमोट होते हैं, मैं डायरेक्ट एसएसए बना हूँ। जब आप प्रमोट होंगे तो जेएसए का फर्स्ट प्रमोशन जो होता है एसएसए होता है। मैंने खुद एग्जाम क्रैक कर रखा है, इसलिए मैं आपको भी उस तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि जिस तरीके से मैंने एग्जाम क्रैक किया था। तो सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज के साथ शुरुआत कराऊंगा और इस परसेंटेज में मैं आपको सारी वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा जितने बन सकते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, बट हाँ ये है कि मैं आपको पूरा का पूरा मोर देन इनफ करा दूंगा कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और 100% आपका स्कोर होगा। इस सीरीज को ही हमने भोकाल सीरीज कहा है। पता ही होगा आपको कि पूरा का पूरा भोकाल मचा देंगे जब आप वीडियो एंड में देखेंगे। एंड तक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। अब ऐसा लिखा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यही वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने रख रखे हैं जिसके अंदर मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम के फेवरेट होते हैं, वो आने ही आने हैं। तो इसलिए हमने उन क्वेश्चंस को पूरा का पूरा लिया है जो बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। पहली वीडियो है मेरी, तो धीरे धीरे हम बिल्कुल कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो मैंने सर ने डाली होगी आपकी, इसमें बता दिया होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सारे के सारे टॉपिक धीरे धीरे सारे पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि सर जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जीके। मतलब उनका कोई जवाब ही नहीं है। मैं खुद उनसे वीडियो पहले देखता था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। कंप्यूटर की क्लास फर्स्ट लेकर के आ चुके हैं भोकाल सीरीज। बिल्कुल आप इन क्वेश्चंस को रट जाइए। मैं इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ कि जो सर ने भोकाल सीरीज के अंदर करा दिया, एग्जाम में छपना तो वही है। तो आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, जेएस है, अकाउंटेंट है, हॉस्टल वार्डन है, लैब अटेंडेंट है, टीजीटी पीजीटी, जिसमें भी कंप्यूटर आएगा उसके 100% आप कर सकते हैं। और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो बिना किसी देरी के अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ये सिंबल होता है परसेंटेज का, आपको पता ही है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं किसके थ्रू? फ्रैक्शनल वैल्यूज के थ्रू। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपके सामने सिर्फ एक लिखता हूं, अगर मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, अगर मैं आपके सामने सिर्फ एक लिखता हूं, एक, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? एक का मतलब होता है 100%। ये बात आपको बहुत टाइम से पता होगी। ठीक है, अगर मैं एक में दो का भाग देता हूं, मतलब 100 में अगर दो का भाग दूंगा तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 50%। इसी को ही अगर मैं 1/3 करता हूं तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी? 33.33%। अगर मैं 1/4 करता हूं तो यही वैल्यू क्या बन जाएगी? 25%। अगर मैं 1/5 करता हूं तो यही वैल्यू क्या बन जाएगी? 20%। अब आप बोलोगे कि सर ये आ कैसे रहा है? तो ध्यान रखना, जब भी आप परसेंटेज का साइन हटाते हो तो आपको हमेशा नीचे बट्टे में 100 लगाना पड़ता है, और अगर आप परसेंटेज का साइन लगाते हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। इतनी बात आप सबसे पहले समझिए, विचार करिए दिमाग के अंदर और इसको दिमाग में डाल दीजिए।
तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 100/1/6 है। 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12.5% या 12 1/2%। इतनी आपको मेरे हिसाब से आती होंगी। और भी आगे मैं बताता हूँ। 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9.09%। ये सारी आपको आती हैं, बहुत ज़्यादा आपने सीख भी रखी होंगी। बट मेरा मकसद एक बार रिवाइज कराने का है। और इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी आती है। कौन कौन सी आती है देखो, 2/3। 2/3 को अपन कहते हैं 66.66% या 67%, बात एक ही है। फिर उसके बाद 1/3 हो गया, एक आती है 2/3 हो गया। अब अपने पास एक और परसेंटेज वैल्यू आती है 3/8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 37.5%। ये ध्यान रख लेना है ना, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। वैसे जब मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा साथ के साथ यूज करके आपको इस चीजों के बारे में बताता जाऊंगा। पर फिलहाल जितनी मैंने आपको बताई है उतनी आप ध्यान रखना। 1/12 का मतलब होता है 8। 1/3% 8.33%। ठीक है, बाकी सारी जैसे जैसे काम आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चले आगे, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। चलिए, थोड़ा सा टाइम का कमी है ना, आपको एग्जाम भी पास आ गया है, अगले महीने आपका एग्जाम है। तो फिर इसलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखेंगे चीजों को। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। कुछ हफ्तों बाद उसका प्रतिदिन जो 960 रुपये कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसका वेतन बढ़ा है। ठीक है ना, सिंपल सी सा। तो एक बात बताऊं मैं आपको, देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हमेशा बेस वैल्यू के बारे में जानना जरूरी है। बेस वैल्यू का मतलब होता है जिससे आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज जो है वो, परसेंटेज की वैल्यू जो है वो बड़ी है, इंक्रीज हुई है या घटी है। तो जिससे भी अपन कैलकुलेशन करते हैं वो हमारी कहलाती है बेस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, पहले वो कितना कमा रहा था, 800 रुपया। अब वो कितना कमा रहा है, 960 रुपया। तो आप मुझे ये बताएंगे कितना इंक्रीमेंट हुआ है। आप बोलोगे सर इंक्रीमेंट तो निकाल सकते हैं हम, 960 में से अगर मैं 800 माइनस करूंगा तो 160 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब मैं बताता हूं ये वाली बेस वैल्यू है या ये वाली बेस वैल्यू। आप बोलोगे सर बेस वैल्यू तो पुरानी होती है जो जिसके ऊपर अपन कैलकुलेट करते हैं। तो बेस वैल्यू यहाँ पर जो है बच्चा वो है 800। और अगर अपन उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 20%, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा और सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब बात ये आती है कि इसको ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। नहीं, इसका एक और तरीका है, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ। डायरेक्ट शॉर्टकट आप इस तरीके से रखिए, एक तरफ तो 800 लिख दीजिए, एक तरफ 960 लिख दीजिए, और मैं बोलता हूँ कि इनका रेशो बना लीजिए। आप बोलोगे सर रेशो बनाने का फायदा क्या, अभी बताते हैं। रेशो बनाने का फायदा ये है कि डायरेक्ट रेशो 5 और 6 आ गया, बस इसमें कंपैरिजन कर लीजिए 1/5। क्या 1/5 मैंने 20% आपको सिखाया था क्या? आप बोलोगे सर सिखाया तो था। तो पलक झपकती है आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में भी इसी अप्रोच से करना है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है और एक क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का। चलिए आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, कौन सा, परसेंटेज का, वही वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे समझना। देखिए सबसे पहले हमारे को क्या बोला है कि 360 का हमें कितना परसेंट चाहिए, 20% चाहिए। तो सबसे पहले तो 360 का 20% निकालो, कितना होता है, 72। अगर किसी को बच्चे की तरह सॉल्व करना है तो देखो परसेंटेज हटा करके नीचे लगाएंगे 100 और यहाँ पर कर देंगे 5। 5 से 360 को 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 72। अब एक बात बताइए, आपको 72 की वैल्यू चाहिए पर आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, मुझे ये पूछा गया है। तो 180 का सबसे पहले 15% तो निकालो। 180 का 15% कितना होता है, शायद मेरे हिसाब से 27 होता है। कैलकुलेट कर लेना, 27 ही आएगा। 72 हमारे को बनाना है, 27 ऑलरेडी है, तो जोड़ना कितना पड़ेगा, 45। बस ये सिंपल सीधा सा आंसर आ जाएगा। ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं पूछे जाते, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके पूछता है, पर बेसिक जो अगर आपको आता है तो आप हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कौन सा है, देखिए ये वाला थर्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 50,000 का 120% का 0.08% सॉल्व करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो मैं लिखता हूँ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 120% मल्टीप्लाई बाय 0.08%। अब हमारे पास तो ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लगाया, परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लगाया। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला पॉइंट हटा करके भी तो कितने हैं, 2 है, तो 2 जीरो और चिपका देंगे। तो 10,000 से अपन 50,000 को उड़ा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब आप बोलोगे सर सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ रहा है। ये हम 20 से काटेंगे, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, ये भी सही है। 5 से कट गया 5 बार, 6 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 48 आंसर। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, धीरे 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 बनेंगे। कुछ आप मुझे समझिए, कुछ मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा। बैठेगा तो हो जाएगा सब। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्यों अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या कह रखा है कि 12 किलोमीटर का 34% निकालिए। अब आप सिंपल सीधे देख करके 12 मल्टीप्लाई बाय 34% मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, और सेंटीमीटर में देने के लिए वो किलोमीटर है और आपको आंसर देना है सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? देखो, अगर 1 किलोमीटर की बात की जाए तो कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 12 किलोमीटर को अपने को मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 12,000 मीटर। सबसे पहले तो ये। अब इसी मीटर को अगर अपन 12,000 मीटर को कन्वर्ट करना चाहे सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 12 लाख सेंटीमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अब समझ में आया कि सर 12 किलोमीटर के अंदर 12 लाख सेंटीमीटर होते हैं, और इस 12 लाख सेंटीमीटर का ही अपने को क्या निकालना है? 34% निकालना है, जो कि हमारे पास निकल करके आ जाएगा 4,08,000 सेंटीमीटर। 4 लाख थोड़ा सा शायद कट रहा होगा ना यहाँ पर, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 12 लाख का 34% हमारे पास कितना होएगा? 4,08,000 सेंटीमीटर, और यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ये वाला इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा इससे और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हल्के में मत लीजिएगा, ये एग्जाम में आप गलत कर देते हैं कभी कभार। ठीक है, चलिए मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए का 5%, बी बराबर बी, तो बताइए 20% बी का कितना होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं, समझिएगा। सबसे पहले तो देखो ए मल्टीप्लाई बाय 5% इक्वल्स टू बी। ओके, अब देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आपको तरीका बताता हूं कि भाई ए को कुछ भी मान लो आप अपने तरीके से। मैंने ए को 100 मान लिया, मुझे सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ जुगाड़ लगता है 100, मैंने 100 मान लिया। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर ए की जगह 100 रखता हूँ और इसको 5% से सॉल्व करता हूँ तो आप बोलोगे सर मेरे पास वैल्यू आई 5, और क्या ये 5 बी की जगह आया? तो बी आपको मिल गया 5। अब आपके पास मानी हुई वैल्यू आ गई 100 और बी आ गया आपके पास 5। अब आप मुझे इतना सा सोचिए, जो आपके पास आंसर आया है, मतलब जो आपसे पूछा गया है, वो 20 मल्टीप्लाई बाय बी परसेंट वैल्यू है। क्या मैं इसको रख करके सॉल्व कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर बी की वैल्यू आ गई तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप बोलोगे सर हाँ, सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया 1। अब देखिए जो एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी थी ये वाली, इसको सॉल्व करने में आ रहा है ए, तो इसका मतलब ये जिसके बराबर होगा उसको भी सॉल्व करने में आना चाहिए 1। उठा लीजिए, देख लीजिए, पहला सबसे पहले चौथा ऑप्शन ही सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसी को ही सॉल्व करूंगा तो मैं 20% मल्टीप्लाई बाय ए कितना था मेरे पास? 100 था। आप बोलोगे 100 माना था ना मैंने यहाँ पर, ये देखिए ये माना था। तो आप बोलोगे सर 100 आ रहा था,
20 जो है वो ऑलरेडी ऑप्शन में दे रखा है। ये अगर मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, 20 से 20 कट गया। अब बोलोगे सर ये भी सॉल्व करने पर एक आ रहा है और मुझे चाहिए था भी एक ही, तो ये वाला हमारा 100% सही आंसर हो जाएगा। और भी अगर आप बोलोगे तो मैं एक ऑप्शन और चेक करके बताता हूँ। देखिए सेकंड बी ऑप्शन चेक कर लीजिए, 50% मल्टीप्लाई बाय ए को कितना माना था 100, 100 डिवाइडेड बाय 20। इसको अगर अपन हटाएंगे तो नीचे 100 लाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 100 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 2.5। क्या आपका आंसर 2.5 के बराबर आना चाहिए? आप बोलोगे नहीं सर नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ऐसे देखा जा सकता है। अगर आप बोलोगे कि सर ये वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, वैसे लेंदी है नहीं, तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ, देखिए समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मैंने पढ़ा करके बता ही दिया है, अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए मैं सिंपल सीधी सी चीज एक बात बताता हूँ, ये आपको क्वेश्चन जो है वो दे रखा था, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए जो आपके अकॉर्डिंग मतलब आंसर में चाहिए। आपको ये चाहिए ना, ये बनाना है ना, तो मैं एक तरफ 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और अगर मैं इफेक्ट नेग्लेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कोई फर्क पड़ा इक्वेशन के अंदर? नहीं, आप बोलोगे नहीं पड़ा। यहाँ पर मुझे परसेंटेज चाहिए, मैंने यहाँ पर भी परसेंटेज लगाया और मैंने यहाँ पर कहीं पर भी परसेंटेज लगा लिया, मान लो 20 के साथ लगा लिया। क्या इतना क्लियर हो रहा है? आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यही चाहिए था, सोचिए मुझे यही चाहिए था और मैंने यही बना लिया, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी बराबर। अब आप बोलोगे सर ये वाला ऑप्शन के अंदर तो कहीं है ही नहीं, तो मैंने तो ये बोला ही नहीं कि ये ऑप्शन के अंदर है। अरे अगर कोई चीज 10 सेकंड की अगर 2 सेकंड में करनी है तो उससे थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, तो दिमाग लगाओ। 20% मल्टीप्लाई बाय ए, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 5 का अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे क्या 100 आएगा? आप बोलोगे सर 100 आएगा। 5 से डिवाइडेड किया 100 को तो 20 आ गया। क्या ये वाला ही लास्ट ऑप्शन है क्या? 1/20। क्या ये लास्ट ऑप्शन में दिख रखा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल दिख रखा है। तो ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। ये दोनों तरीके हैं इस ऑप्शन के, इस क्वेश्चन के। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास संबंध बताने का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ आप इसको 100% सीख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आने लग गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल सीधा सा तरीका बताता हूँ इसका, मान करके करेंगे। कैसे मान करके करेंगे? यदि x का, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, x का y% 150 है और z का y% 300 है, तो z और x और z में संबंध बताइए। अब सिंपल सीधा सा मैं आपको एक चीज सोचने को बोलता हूं, सबसे पहले उस चीज को सोचिए। आप सबसे पहले उस चीज को सोचिए और उसके बाद खुद जस्टिफाई करिए कि ये तरीका आसान है या फिर हार्ड है। मैं बताता हूं, देखो x का y% 150 है, अगर मैं इसको 300 मान लूं तो आप बताओ क्या इसको 50% होना पड़ेगा? आप बोलोगे सर अगर 150 लाना है तो 50% होना पड़ेगा। एक वैल्यू तो मैंने मान ली कि x जो है वो 300 है और y जो है 50% है। इतना क्लियर? पहली बार मैंने मान लिया, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर लाइन खींच करके इस वाली इक्वेशन को और सॉल्व कर लेता हूँ। z का y% 300 है, ये बोल रखा है z का y% 300 है। तो एक काम करो, अब देखो एक बात बताओ, क्या y की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है? आप बोलोगे सर y की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। क्या ये 300 को चेंज किया जा सकता है? आप बोलोगे सर 300 को भी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है। y की वैल्यू क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मैंने y को यहाँ पर अज्यूम कर लिया है, तो y हमेशा 50% ही रहेगा। अब एक बात बताइए, किसी चीज का 50% अगर 300 है तो अगर उसका 100% बोला जाए, किसी चीज का अगर 50% है तो 100% कितना होगा? 600 होगा। क्या सही बात है क्या? आप बोलोगे सर सही बात है। तो क्या z की वैल्यू भी मेरे पास आ गई क्या? हाँ, आप बोलोगे सर z की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे x और z में संबंध बताना है, तो भाई साहब एक बात बताओ, z बराबर x से संबंध बताना है तो z यहाँ पर लिख दो। z कितना है? 600 है और x बराबर कितना है? x हमारा कितना होगा? 300। बिल्कुल। अब अगर ये बराबर करना है तो यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई,
तो z बराबर 2x आ गया, यही अपना फाइनल आंसर था। ठीक है, कम समझ में आया है तो दोबारा अच्छी चीजें और अच्छी किताबें, ठीक है ना, थोड़ी देर से समझ में आती है तो मुझे साथ बने रहो। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा करके चले जाऊं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के भी हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के भी हैं और कुछ बहुत इजी लेवल के भी हैं। तो पेपर हमेशा इक्वलेंट बनता है ना, एक क्वेश्चन हार्ड आएगा, एक क्वेश्चन टफ आएगा, एक क्वेश्चन मॉडरेट आएगा, तो सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है ना। ये पूरी क्लास देखो, आपका कोई भी मतलब 100% स्कोर कर लोगे, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर। यदि, एक सेकेंड में पेन यूज कर लेता हूं। यदि x का 49% y है, 50 का y% कितना होगा? अब देखो मैं इसको मेरे तरीके से बताता हूँ, बाद में जो हो गया वो हो गया, अब अच्छे तरीके से करेंगे। x का 49% y है, क्या ये क्वेश्चन में दे रखा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल दे रखा है। मैंने आपको अभी क्या समझाया था एक क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, जो आपसे पूछा गया है वही बना लो। ये परसेंटेज दे रखा है, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं पे परसेंटेज शिफ्ट कर दो। यहाँ पर 50 दे रखा है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 50 और ये परसेंटेज शिफ्ट कर देता हूँ। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा गजब तरीका है, ये पूछा है मतलब यही यहाँ पर पूछा था, यही आपने क्वेश्चन को बना लिया। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछा है वो बना लो और फिर ऑप्शन के हिसाब से भिड़ाओ कि क्या सही होगा। अब मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है कि इस 50% को खोल लिया गया है, इस 50% को खोल लिया गया है। इस 50% को 1/2 क्या लिखा जा सकता है? आप बोलोगे सर लिखा जा सकता है, अभी पीछे फ्रैक्शन वैल्यू में बताया था आपने। 2 को मैं अगर डिवाइड करूंगा 49% से तो x मल्टीप्लाई बाय 24.5%, क्या इसके बराबर ये है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कैसे भी कर लो, एग्जाम हमेशा क्रैक करना है, बस ये बात है। ठीक है ना, मेरा पर्पस वही है। ठीक है, तो ऐसे कर लो वैसे कर लो, जैसे भी करना है वैसे कर लो। ठीक है ना, उस पे दोनों मेथड बता दिए थे, यहाँ पर सिंगल मेथड बता दिया, इसको भी उस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है देख लेता हूँ, मैं भी, मुझे भी पता नहीं है कौन सा है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा एरर आ रहा है पीपीटी का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। यदि एक संख्या 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। इजी क्वेश्चन है। देखिए, माना पहली संख्या जो है वो x है, x का 60% दूसरी संख्या के y के 3/4 के बराबर है। अब एक काम करो, x मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का भी बताया था, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे 100 लगेगा। y बराबर 3/4, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 3/5, 3 से 3 कट गया। ये तो आपको पता होगा कि 3 जो है आमने सामने चीजें कट जाती हैं सामने सामने, तो ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा 5y। अगर मैं x को x/5 करूं तो यहाँ पर 5/4 ये हमारा रेशो आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इजी है, क्लियर है ना, बहुत इजी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ पूरा अच्छे से, इसको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मैं अच्छे से बताता हूँ, पर अच्छे से सीखना आप, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, देखिए, x माइनस वाई का 60% जो है बराबर है 45% x प्लस वाई के। क्या ये दे रखा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यदि x माइनस वाई का 60% बराबर है 45% x प्लस वाई है तो y बराबर x मल्टीप्लाई बाय k परसेंट है। तो आपको और एक वैल्यू दे दी गई कि एक का 21% कितना होगा। अब इसमें ये बात बोली गई है। सबसे पहले तो आप ये बोलो सर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैंने अभी तो बताया आमने सामने जो होती हैं वो कट जाती हैं। तो आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो। 15 से आप कर दो 4 बार, 15 से कर दो 3 बार और परसेंटेज के साइन से परसेंटेज हटा दो। ठीक है, आपने जैसे बोला वैसे मैंने कर दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए, x 4x माइनस 4y बराबर
3x प्लस 3y। क्या ये इतना आपको समझ में आया? आप बोलोगे सर समझ में आया। x को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ तो 4x माइनस 3x इक्वल्स टू x। 4y को मैं यहाँ पर लेकर के जाता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा 7y। और अगर मैं x बटे y की बात करता हूँ तो x बटे y 7 बटे 1। क्या ये इतनी बात आपको समझ में आई? तो आप बोलोगे सर x और y की वैल्यू मुझे समझ में आ गई कि 7 और 1 आ गई। अब मैंने बोल रहा हूँ ना, फिर आपको करना क्या है, इसको यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय x। x कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय k परसेंट। परसेंटेज हटाएगा तो नीचे 100 लगाएगा। 100 यहाँ पर सॉल्व किया तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ना आपको, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। k बराबर आ गया 100 बटे 7। ये आपकी k की वैल्यू आ गई 100 बटे 7। पर क्या ऑप्शन में ये है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये वाला पूछा ही नहीं है। आपको पूछा है कि k का 21% आप मुझे सॉल्व करके बताओ। तो k का 21% सॉल्व करके बताता हूँ। 100 बटे 7 मल्टीप्लाई बाय 21%। परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, 100 से 100 कट गया, 7 से 21, 7 दिया 21, 3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये हल्का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया, पेपर ऐसा नहीं है इजी करा करके छोड़ दूंगा। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरीके से कराऊंगा कि जो एग्जाम में आए। खुद क्रैक करके आ चुका हूं एग्जाम, आपको भी क्रैक कराऊंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है हमारे से। थोड़ा सा टाइम की कमी है ना, मैं दोबारा बता नहीं सकता हूँ। आप दोबारा एक बार वीडियो को करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, कौन सा, यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाए तो बताओ अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी। आप सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, बिल्कुल अभी समझा देते हैं। देखो, सबसे पहले मैं तो फोटोग्राफ लिखता हूं। सही है क्या फोटोग्राफ की स्पेलिंग? सही है। P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बोलोगे सर 10 लेटर हैं। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल 10 लेटर है। आप PH को हटा दो तो F लगा दो, आप PH को हटा दो और F लगा दो। तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने 2 लेटर तो हटाए, दो लेटर हटाए और एक तो रिप्लेस कर दिया। तो आप बोलोगे सर लेटर जो है ना वो अभी भी 8 है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल 8 है। आपका बेस क्या है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज हमेशा बेस से निकलेगा। तो आपका बेस क्या है 10। बेस से बड़ी कितनी या घटी कितनी? घटी आपकी 2 की कमी आएगी। 2 की कमी आएगी कितने के ऊपर? 10 के ऊपर, क्योंकि 10 है बेस। 100 से परसेंटेज को किया तो 20% हमारा आंसर हो गया। 20% बिल्कुल हमारा आंसर हो गया। क्या क्लियर है ये बात? इजी क्वेश्चन था। आप बोलोगे सर अब तो इतना हम सीखने लग गए हैं, क्या बेस वैल्यू होती है, क्या परसेंटेज वैल्यू होती है, सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बस आगे बढ़ते जाओ, हमें पूरा सिलेबस कराते जाओ। तो हम सिलेबस करते हैं। यदि दो संख्या 4/5 5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, पर ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम का लेवल इतना ही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो संख्याओं का अनुपात 4/5 है और एक का 5/6 है ना। अब देखिए तरीका, अगर मैं एक पहला अच्छा तरीका बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि हमेशा रेशो इन फॉर्म में नहीं होता, आपको एक ही रखना है रेशो के अंदर। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 और 6 का आप एलसीएम ले लो। मैं बोला 30 एलसीएम आएगा, 30 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 30 को यहाँ मल्टीप्लाई करो। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, सॉरी ये 6 आएगा और ये 5 आएगा। तो आप इनको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 24 और ये आ जाएगा 25। अब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक या कम है? तो पहली संख्या दूसरी से कम है ना। देखो जिसको बेस बोला गया, यहाँ पर बेस किसको मानना है? दूसरी संख्या को। जिससे कम या ज्यादा बोला गया वो हमारा बेस बन जाता है। तो ये बेस है। बेस आपका कितना है? एक कम है, एक कम है 25 से, तो
100 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट करेंगे और कितना आ जाएगा, 4% की कमी आ जाएगी। क्या क्लियर हुआ ये बात? आप बोलोगे सर क्लियर हो गया, पर ये एलसीएम की जगह कोई और तरीका आ सकता है? मैं बोलूंगा सर बिल्कुल आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता, अभी बता देते हैं हम। देखो, अगर एलसीएम का यूज नहीं करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि 4/5 और 5/6 को ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। 4 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या 24 ही आ रहा था क्या वहां पर भी? मेरे हिसाब से 24 ही आ रहा था। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करोगे तो क्या 25 ही आ रहा था? अरे आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये तो डायरेक्ट ही मैं वर्बली सॉल्व कर लूंगा पेपर के अंदर। इसलिए मैं दोनों तरीके बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो एग्जाम में लगा लीजिए। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा अच्छा बहुत अच्छा लेवल का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं आपको। एक संख्या 80% और 65%, एक संख्या का 80% और 65 का अंतर 135 है। तो सिंपल सीधा सा, एक संख्या, माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या क्या है? 100 है। 100 का अगर 80% निकालोगे तो कितना आएगा? 80, और 65% निकालोगे तो कितना आएगा? 65। इन दोनों का अंतर 15 है और एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर इसका कितना दे रखा है? एग्जैक्ट वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 135 के बराबर। जो बराबर दे रखा होता है उसको अपन नीचे लिख देते हैं, इसके बराबर ये वैल्यू दे रखी है। मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? 100, क्योंकि हमने उस संख्या को 100 माना था ना, तो ये हमारे पास संख्या आ गई 900। पर आप बोलोगे सर 900 तो कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। तो मैं बोल रहा हूँ दिखेगा भी नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो तो पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है कि आप संख्या का 49% बताओ। अब आप बोलोगे सर 49 को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। मैं बोल रहा हूँ टाइम लगाना ही नहीं है। क्यों लगाना है? देखो सॉल्व करके देखो, यहाँ पर ये 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 90 90 81, 90 90 81, इसका मतलब इसका डिजिट जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है ना, यूनिट डिजिट, वो आपकी एक आनी चाहिए। क्या एक है? नहीं है। क्या एक है? नहीं है। क्या एक है? नहीं है। क्या एक है? बिल्कुल है। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अभी मैं पेन चला रहा ही नहीं होता, पता है, मैं तो आपको समझाने के लिए पेन चला रहा हूँ। अभी मैं पता है क्या कर रहा होता? 80% 15%, वो 80% 65%, अंतर कितना? 15%, 135। 15 की वैल्यू 900, 900 मल्टीप्लाई बाय 49 इक्वल्स टू कितना? 441। आंसर खत्म। ये स्पीड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे चलो, सबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13 क्वेश्चन में हमारा क्या होगा समझना। यदि किसी संख्या का 85% 75% के बराबर है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए तो वही संख्या आ जाती है। अब बात को समझना, गहराई से मैं आपको ये बात समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, एक बात बताइए, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। एक बात बताइए, अगर मैं किसी संख्या का 85% लिख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि उसमें अगर मैं कोई संख्या x जोड़ता हूं तो वो अपने आप में ही 100% हो जाती है, मतलब खुद ही आ जाती है, स्वयं ही आ जाती है। तो आप बोलेंगे सर अगर 85% में आपने कुछ x जोड़ा है और अगर 100% आ रहा है तो इसका मतलब x हमेशा 15% ही रहेगा, चाहे कोई भी बात हो जाए। मैं आपको गारंटी लिख करके देता हूं, ये हमेशा 15% होगा। मैं भी चौंक गया, आप इतना 100% श्योर कह रहे हैं तो मैं भी आपके साथ हाँ में हाँ मिला देता हूं कि चलो ठीक है, ये मान लिया 15% है। अब आप बोलोगे जो सर ये आपने x जोड़ा था ना वो 75 था, ये भी मैं बोल सकता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब मुझे बात समझ में आई, आप ही सिखाते हो मुझे, ठीक है ना। देखिए मैं आप लिखता हूं 15% बराबर 75 के है। अब आपने मेरे को ये बात समझा दी, थैंक यू सो मच, मैं आपका शुक्रिया करता हूं इसके लिए।
ठीक है, 15%। अब आप बोलोगे सर 75 की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 15 को आप नीचे लिखो, परसेंटेज का साइन हटा करके 100 लगा दो, तो आप बोलोगे सर वो जो संख्या थी ना वो 500 है। आप होशियार नहीं हो, हम होशियार हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 500 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। कोऑपरेट करिए, पक्का पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, लाइक भाई, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, ठीक है ना। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम क्या है देख लीजिए, चैनल भी लगा करके रखा है, ठीक है ना, आपके लिए। कोई भूल जाए इसलिए हम चैनल भी लगा करके बैठे हैं। दी एग्जाम हेल्पर हमेशा आपकी एग्जाम में हेल्प करेगा, और इसका पर्पज ही यही है, ठीक है ना। ये चैनल बनाने का पर्पज ही यही है कि आपकी हमेशा से हेल्प की जाए हमारे द्वारा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है 14। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मार्क लगा लीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके ईएमआरएस में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। आज डेट कितनी है? जितनी भी डेट है आज मैं आपको लिख करके देता हूँ, 24 नवंबर आज ये वाला क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। देखिए, दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। माना तीसरी संख्या क्या है भाई? जब भी कुछ भी नहीं पता ना, क्वेश्चन की शुरुआत कर दो, माना जो भी चीज दे रखी है, तीसरी संख्या जो है वो 100। क्लियर? 100 में से पहली संख्या, फर्स्ट संख्या कितनी कम है? आप बोलोगे सर पहली संख्या 90% कम है, तो इसका मतलब वो 10 हो गई। सेकंड में आपसे पूछूंगा कि सेकंड संख्या कितनी कम है, तो आप बोलोगे सर वो 75% कम है, तो 25 हो गई। बस खत्म। मेरा काम हमेशा से क्या होता है? रेशो ले लो। रेशो 2 और 5, ये फर्स्ट और सेकंड संख्या का रेशो आ गया। बस सिंपल सीधा सा, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह बराबर हो जाए। अब पहली संख्या में कितनी करनी चाहिए, इसका मतलब जो भी चीज चेंज होएगी वो पहली संख्या में होगी और उसी के अकॉर्डिंग होएगी। तो हमारे को बराबर करने के लिए कितना चाहिए? +3 करना पड़ेगा। +3 करना पड़ेगा कितने के ऊपर? 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 150% आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो, है ना। कुछ दिन है, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है ना, फिर तो आराम से सैलरी आएगी और आराम से आप ऐश करोगे, ठीक है ना, सब कुछ हो जाएगा। चलिए, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं इसको जितना भी इंपॉर्टेंट लिखूं ना, इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट, ये टाइप का क्वेश्चन आपके आएगा और आएगा, ठीक है ना। अच्छे से समझाता हूँ, 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके में से जो भी करना है वो कर लेना। ए की आय 20 की आय से 24% अधिक है। ए की आय बी की आय से, मतलब बी की आय से कंपैरिजन हो रहा है, तो बी को मैंने मान लिया 100। कितना अधिक है? 24 अधिक है। 24%, बी की आय से 24% अधिक है। अब देखो, या तो एक काम करो, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, या आप इसका रेशो बना लो। रेशो से कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को रेशो से सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। तो 4 से करेंगे तो 31, और 4 से करेंगे यहाँ पर 25। क्लियर? बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बताओ भाई कितना कम है? 6 कम है। किसकी आय से? ए की आय से पूछा है, तो ए यहाँ पर बेस बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो 100 से परसेंटेज को करने के लिए, ये हो जाएगा हमारे पास 600/100%, ओ 600/31%। क्लियर? आप बोलोगे सर कोई और तरीका? मैं बोलूंगा सर और तरीका है। कौन सा तरीका है? आवाज बीच बीच में कट रही है क्या? है? थोड़ा सा मैं हाथ ऐसे रख देता हूँ, शायद इसलिए कट रही होगी, सॉरी, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, ठीक है ना। माफी, ठीक है ना। आप भगवान लोग हैं भाई, भगवान लोग हैं, सब्सक्राइबर हमारे लिए भगवान है, इसलिए माफी, ठीक है। चलिए, सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड बता रहा था मैं। सेकंड मेथड देखो, कुछ भी नहीं है, मैं इजी सा बता देता हूँ।
देखो कोई परसेंटेज, देखो फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए है वो बेसिकली थोड़ा शॉर्टकट, बट इसके लिए तो चलो नेक्स्ट वाला आएगा ना उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वाला आएगा उसके अंदर बता दूंगा। इसको तो फिलहाल इसे समझ लो, इसको समझा देता हूँ। वैसे देखो देखो इसको कैसे समझेंगे अपन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो समझना, क्वेश्चन वैसा ही है, सेम का सेम, 2 कॉपी है, बट इसको अच्छे से कैसे कर सकते हैं समझना, मैं बताता हूं कैसे। देखो ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। अब देखो जब भी आप, एक तो तरीका ये है कि इसको सॉल्व करो, परसेंटेज हटाओ, ठीक है ना, परसेंटेज हटाओ और क्या लेकर के आओ, नीचे 100 लगाओ, ठीक है। अब समझना, ये बी की वैल्यू आ गई थी। अब इसने क्या बोला, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो ये तो हमेशा नीचे हो जाएगा बी का वेतन जो है वो हो जाएगा कितना, 100। ये बढ़ा हुआ और कम वाला अंश होता है, जितना अपन बढ़ाते हैं और कम करते हैं वो ये वाले अंश डिसाइड करते हैं, ये वाला। तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू इस हिसाब से, बी तो है ही, मतलब बी का 100 तो होगा और 60 और ज्यादा है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या 160 हो गई क्या। मैं बोलूंगा हाँ आपको बात कुछ समझ में आई, बिल्कुल यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। अब आप बोलोगे कि सर बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो बी का वेतन कितना कम है, 60 कम है, किसके वेतन से, ए के वेतन से, मल्टीप्लाई करेंगे 100, आंसर आएगा 37 तो आप बोलोगे सर वही तो तरीका है, बस घुमा करके आपने कर दिया। अरे सबर, अभी मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट शॉर्ट तरीका कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं बोलता हूं आप डायरेक्ट कुछ मत करो, 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू बता दो मेरे को, तो बस। आप बोलोगे सर 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/5 होती है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ऊपर वाला जो ये है ना, क्या कहते हैं इसको, अंश कहते हैं ना, अंश जो है वो 3 लिख दो डायरेक्ट के डायरेक्ट, और यहां पर क्या दे रखा है, अधिक दे रखा है, अधिक। तो आप 5 में इसको अधिक करके लिख दो, आप 5 में इसको अधिक करके यहां लिख दो, आपका डायरेक्ट आंसर 37.5 आ जाएगा। अरे कुछ नहीं है, फाइनल स्टेप रटा दिए यार, और कुछ नहीं है, जादू वादू नहीं है ये, ठीक है ना, जादूगर हम नहीं है ऐसे जादूगर। बस अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो फाइनल स्टेप का आंसर आएगा उसी हम फाइनल स्टेप को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूं आपको, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन अगर मैं इसको 25% कर देता हूं, अब आप करके बताइए, आप करके बताइए। तो आप बोलोगे सर 1/4 है, आपने एक तो पहले ही बता दिया था, एक अधिक हो गया, 4 में एक अधिक मतलब 5, 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सीधा सा है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, पढ़ते हैं। यदि ए की आय बी से 45% कम है तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। अब समझना है इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूं आपको। देखिए ए की आय बी की आय से 45% कम है, बी की आय माना कितना 100%, ए की आय कितना 45 कम है, तो क्या 55% हो जाएगा, मतलब 55 हो जाएगा, ठीक है, 55 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप बोलोगे सर 55 हो जाएगा, ठीक है भाई, मैं तो बोल ही रहा हूं 55 हो जाएगा। अब ए और बी में आपको पता लग गया, तो आप इसका रेशो बना सकते हो। हम बोलते हैं बिल्कुल सर रेशो बना सकते हैं। कितना होएगा, ये 11 बार और फिर ये 20 बार, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, ठीक है, क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है, ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय निकाल दो। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 31 कुल आय ए की आय से कितना अधिक है, ए की आय कितना है भैया 11, बढ़ी कितनी है 20, ज्यादा कितना है 20। बेस कौन सा लेना है, मैंने बताया था जिससे कंपैरिजन होगा वही बेस होगा, तो कंपैरिजन ए से हो रहा है वही बेस बना लीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए, 181.81 आंसर था ना। अच्छा क्वेश्चन, सेम टाइप का ही था, बस वो थोड़ा सा लैंग्वेज आगे खींच रही है, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके देखिए, ये सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। आप वापस मुझे थैंक यू बोल करके जाएंगे जिस दिन आप पेपर
अच्छे से करके आएंगे, ठीक है ना। और वो थैंक यू मेरे लिए सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए। जिस तरह हमने सिलेक्शन लिया उस तरह आप भी लेने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। आगे चलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत मतलब क्वेश्चन तो देखो लाजवाब है यार, सब एक से एक यार, एक से एक। चलिए देखिए, एक सेकेंड। हाँ चलिए, ए बी से 20% कम है। अब देखिए यहां पर है ना, इन क्वेश्चंस को करने के लिए दिमाग में एक मेथड डाल दीजिए जिसको अपन कहते हैं चेन मेथड। चेन मेथड का मतलब मैं बताता हूँ, ये क्या है, एक दूसरे से लॉक बना करके चलते हैं। मैं बताता हूँ, एक दूसरे से लॉक बना के चलते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा लॉक, अरे मैं बताता हूँ लॉक। देखो लॉक क्या होता है, ए बी से 20% कम है। अगर मैं बी को मानूं तो बी कितना हो जाएगा 100। ए जो है कितना कम है, 20% कम है, 20% कम है तो 80। आप बोलोगे सर ये चेन कैसे हुई, मैं बोल रहा हूं ना चेन ऐसे हुई। आगे बढ़िए, सी और डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, पर ये वाला नहीं। सबसे पहले इसको पढ़ो। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू निकलेगी हमारे ए भैया से, ए भैया से हमारी क्या वैल्यू निकलेगी, डी निकलेगी, डी। तो अब सॉल्व करिए, क्या बोल रहा है, डी ए से 25% कम है, तो 80 का 25% अगर कम कर दोगे तो 60 जो है ना सर, 60 जो वैल्यू होगी वो डी आ जाएगा। आ रहा है ना चेन, बी से ए निकला, ए से डी निकला। अब समझना, अब ये 60 से ये लाइन देखो क्या खूबसूरत लाइन दे रखी है, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है। तो ये 30% अधिक अगर अपन इसको कर देंगे तो हमारे पास ये 30% अधिक करने पर 18 होता है ना, 78 आ जाएगा आपका सी। क्या ये चेन बनी, बी से निकला ए, ए से निकला डी, डी से निकला वापस सी, बनाना चेन। तो इसको देखना पड़ता है अपने को। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन अगर ये मेरे पास चारों आ गए ना, 1 2 3 4, अब आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, सत्य असत्य पूछ ले, ट्रू फॉल्स पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। कोई, मैं बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका ये वाला ऑप्शन दे रखा है ना, इसको चेक कर लेते हैं। सी कितना है 78, ठीक है। बी का 0.78 मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो आपका 100 है, रख दिया, इसको सॉल्व किया, 78 इक्वल्स टू 78। हाँ भाई यही सत्य है, यही परम सत्य है हमारा आंसर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं लेने का, मस्त सॉल्व करते रहने का और बने रहने का, ठीक है ना। बने रहोगे, देखो अगर सिलेक्शन नहीं लेना तो वैसे ही नहीं लेना, और लेना है तो बन करके लेना है, और पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। कंपटीशन कितना ज्यादा है आपको भी पता है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है पूछो मत, ठीक है ना। मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता यार इसके बारे में, तो टू द पॉइंट में बात करता हूँ कि सिलेक्शन ले लो यार, बस ले लो, ठीक है। चलो, ओहो, नया नया कॉन्सेप्ट, ए बी कांस्टेंट रूल। ए बी कांस्टेंट रूल आया है। अब आप बोलोगे सर ए बी कांस्टेंट रूल क्या होता है, मैं बोलता हूँ ए बी कांस्टेंट रूल बहुत अच्छा रूल है, इससे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो समझाता हूँ ए बी कांस्टेंट रूल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि मैंने 6 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा तो कितना आया, 12 आया। मैंने यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा तो कितना आया, 12 आया। मैंने यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा तो भी आया 12। अब आप कुछ नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे मैं इस वैल्यू को, एक बार मैंने इस वैल्यू को छोटा किया तो ये ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई, एक बार मैंने इसको बड़ा किया तो ये ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। अगर मैं इस वैल्यू को कांस्टेंट रखता हूं तो, जो कि मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि ये हमेशा फिक्स रहेगी। कांस्टेंट का मतलब होता है इसमें चेंजमेंट नहीं हो सकता, ये फिक्स होगी, ठीक है। तो अब मुझे ये बात समझ में आई कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा तो बी घटेगा, अगर बी को सॉरी एक मिनट, ए से ही कंपैरिजन कर रहा हूं ना, तो ए को ही लेता हूं। अगर मैं ए को घटाऊंगा
तो बी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जिसको कहते हैं ए प्रोपोर्शनेट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट बी, ठीक है, ये बनेगा। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा कम समझ में आया, थोड़ा सा आगे बताओ ना। आया तो सही, ये तो पक्का है कि थोड़ा बहुत समझ में आया, पर थोड़ा कम समझ में आया तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ और फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। ये वाला आएगा, प्राइस कंजम्पशन वाला आपके लिए आएगा, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन आएगा आपके। कैसे आएगा, क्या आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, क्या ये तीनों चीजें हैं? मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर हाँ समझ में आया, आपने पहले बता रखा था कि ये हमारे यहाँ पर ए बन जाएगा, ये हमारा बी बन जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। अब मैं आपको क्या बोलूंगा, अब एक बात बताइए, जनरल वे में बात करते हैं। आप एक बात मानिए, आप किसी दिन प्याज लेने गए, और प्याज लेने गए तो आप हमेशा 100 रुपए का प्याज लेकर के आते थे। 100 रुपए में आपको 2 किलो प्याज मिलता था, या मान लीजिए 100 रुपए में नहीं, 100 रुपए में आपको 4 किलो प्याज मिलता था। 25 रुपए के हिसाब से 25 रुपए किलो था, 100 रुपए आप लेकर के जाते थे और आपको क्या मिलता था, 4 किलो प्याज मिलता था। किसी दिन आप वैसे ही टहलते टहलते गए, आपने 100 का नोट दिया, और अब की बार जो प्याज था वो कितना मिला? आप बोलोगे सर 2 किलो मिला। मैं बोलूंगा 2 किलो क्यों मिला? तो वो बोलेगा भाई 2 किलो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्राइस जो है बढ़ चुका है। अब देखिए, आप पहले भी 100 रुपए का प्याज खरीद रहे थे, आप अभी भी 100 रुपए का प्याज खरीद रहे हैं, तो फिर ये क्वांटिटी में कमी कैसे आई? क्वांटिटी में कमी इसलिए आई क्योंकि प्राइस बढ़ गया, तो कंजम्पशन या क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई। समझ में आया? यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। यद्यपि प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम होगा। प्राइस अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? और क्वेश्चन से और समझेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेते। आगे चलो। हाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया है हमारे सामने, ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये प्राइस एंड कंजम्पशन वाला क्वेश्चन है। देखिए, चावल की कीमत अगर 35% गिर जाती है तो ज्ञात करिए उतने ही, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है यार, कितना बताऊं, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए तुम, ठीक है ना, जितना आपका सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कि ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है भैया, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो चावल की कीमत 35% गिर जाती है। चावल की कीमत पहले कितनी थी? 100, 35% गिर गई, इसका मतलब 65। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, 35% गिर गई, इसका मतलब हो गया 65। अब इसको अगर अपन रेशो में कन्वर्ट करें तो रेशो में कितना आएगा? मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, आप बताओ ना, कोशिश तो करो। चलो 20 और ये आ जाएगा 13। अब आप बोलोगे सर ये पुराना प्राइस है और ये नया प्राइस है, ये प्राइस का रेशो है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने बोल दिया ना कि एक्सपेंडिचर बराबर है, तो एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी मैं जस्ट पीछे वाली स्लाइड के अंदर आपको क्या बता के आया कि प्राइस का रेशो उल्टा हो जाएगा, मतलब प्राइस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है कंजम्पशन के, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे सर सही है, तो इसका रेशो भी उल्टा हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अब आप बात समझ पाए कि 13 और 20 जो है वो कंजम्पशन का रेशो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्राइस के रेशो का उल्टा जो होता है वो कंजम्पशन का रेशो होता है। क्या क्लियर? ये पुराना कंजम्पशन था, ये नया कंजम्पशन है। पुराना कंजम्पशन कितना दे रखा है? 104 दे रखा है। इसका मतलब 104 जो वैल्यू है वो कितनी है? 13 के बराबर है।
मैं 20 के बराबर अगर निकालूं तो ये हमारा 160 नया कंजम्पशन आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन में नहीं भी देगा बेटा, क्यों? क्योंकि ये 160 जो है वो नया कंजम्पशन है। हमसे पूछा क्या है कि कितनी अतिरिक्त मात्रा मिलेगी या खरीदी जा सकती है। तो भाई 104 पहले था, 160 अब हो गया, 160 माइनस 104 इक्वल्स टू 56। तो बोले सर पहले 160 पे जाना जरूरी है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। आप डायरेक्ट क्या करो, इसके ऊपर आओ ही मत, आप क्या करो डायरेक्ट किसके ऊपर चले जाओ, आप डायरेक्ट 104 डिवाइडेड बाय 30 और इन दोनों का अंतर देख लो, कितना एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, 7 यूनिट खरीद सकते हैं। 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 56 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर देना यार, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे, चले चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा, ये भी कांस्टेंट रूल के ऊपर है। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्राइस के ऊपर लगे, कंजम्पशन के ऊपर लगे। जहां पर वैल्यू कांस्टेंट आ रही है वहां पर ये ए बी रूल लगेगा, ए बी कांस्टेंट रूल लगेगा। कैसे लगेगा मैं बताता हूं। देखो एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या यही होता है क्या? आप बोलोगे सर यही होता है। अब एक बात बताइए, अगर मैं क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखूं, जो कि पेपर के, ये देखो ये बोल रखा है, ये प्यारी सी लाइन दे रखी है अपने यहाँ पर, जिसको मैंने हार्ट की शेप में बना दिया है। नहीं बना क्या? हार्ट बना देते हैं, लो ठीक है। ये देखो ये, अरे यार ये मेरे से थोड़ा सा कम ही बनता है ये प्यार की चीजें, तो तुम ही देख लेना, ठीक है ना। चलिए, एक त्रिभुज आधार में 66 2/3% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितने % ऊंचाई कम होनी चाहिए? अब देखिए क्षेत्रफल अपन ने क्या करना है, स्थिर रखना है। तो भाई साहब इसके से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि आधार ऊंचाई से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जैसे यहाँ पर प्राइस था वैसे यहाँ पर कंजम्पशन है, ऐसा ही चल रहा है इसके अंदर। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। 66 2/3% की वैल्यू शुरुआत में बताई थी ना, 2/3 याद है? तो 2/3, तो पहले वो बेस था अपना 3, उसको 2 बढ़ा करके अपन ने कितना कर दिया, 5। अब अगर क्षेत्रफल स्थिर है तो आधार का जो रेशो होगा वो ऊंचाई के इनवर्स होगा या ऊंचाई का इनवर्स होगा। तो 5:3, 5:3 किसका आ गया? ऊंचाई का आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 5:3 जो है वो ऊंचाई का है। अब सिंपल सीधा सा पूछा क्या है आपसे पूछा है कि ऊंचाई कितना कम करनी पड़ेगी। आपने भैया 2 ऊंचाई कम करनी पड़ेगी। कितने के ऊपर? पहले कितनी थी? 5 थी। सॉल्व कर लो, आपका आंसर 40 आ जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, और कुछ बेझिझक पूछ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, कमेंट पे छोड़ देना, तो भी मैं अगले वीडियो के अंदर उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना, टेंशन नॉट, आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सपोर्ट करते चलिए, लाइक करते चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझिएगा। अब देखिए, इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, जो अभी अपन पढ़ रहे थे ना, उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। देखो कैसे समझेंगे। पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि हुई। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को सिर्फ 22% बढ़ाना चाहता है। अब आप बोलोगे सर आपकी जो फेवरेट लाइन थी ना वो इसमें नहीं आई, अब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर तो सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं ना, रुको तो सही। ठीक है ना, अभी मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूं आपको, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन क्या एक्सपेंडिचर था? आप बोलोगे सर बिल्कुल था। एक बात बताओ, अगर मुझे कोई 2 चीजें दे रखी है तो क्या मैं तीसरी चीज निकाल सकता हूं?
आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मेरे को कंजम्पशन निकालना है तो क्या मैं एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस करूंगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल करोगे। अगर आप मुझे प्राइस निकालना है तो क्या मैं एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन करूंगा? ये बोलोगे आप बिल्कुल सर। ये बात आपकी हमको 100% समझ में आ गई, दिल से समझ में आ गई, ठीक है ना। तो दिल से समझ में आ गई तो इसी को ही बढ़ा करके अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, कौन सा, ये लो। आगे चलते हैं और क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसने बोला कि पेट्रोल की कीमत 28% से बढ़ गई। मैंने मान लिया कि पहले पेट्रोल की कीमत जो थी वो प्राइस जो था वो पहले वाला 100 था और अब वही बढ़ करके 128 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे एक्सपेंडिचर, मैं बोलूंगा सर पहले एक्सपेंडिचर हमने मान रखा था 100, अब वही एक्सपेंडिचर बढ़ के 122 हो गया। इतना इसने बोल दिया। अब आप बोल रहे हो कि कंजम्पशन में कितना कमी करनी चाहिए। तो कंजम्पशन देखो, अब समझना मेरी बात, बहुत अच्छे से समझना। क्या ये एक्सपेंडिचर है? क्या ये एक्सपेंडिचर है नया वाला? मैंने अभी जस्ट आपको बताया एक्सपेंडिचर में अगर प्राइस का डिवाइड करोगे तो आपके पास कंजम्पशन का रेशो आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर में प्राइस का डिवाइड कर दिया, एक्सपेंडिचर में प्राइस का डिवाइड कर दिया, बस इन दोनों को यहाँ से डिवाइड किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं किया। 100 से 100 कट गया। फर्स्ट जो मैं अभी पहले या तीसरा या चौथा क्वेश्चन या पांचवा क्वेश्चन था, जब मैं आपको रेशो बराबर करना सिखा के आया था कि रेशो को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको इस साइड, इसको इस साइड, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे। तो 128 122 ये आपका कंजम्पशन का रेशो आ गया। बोलो, ताली बजा दो फटाफट से ताली बजा दो। घर पर कहीं पर भी बैठे हो, घर पर ताली बजा दो। ये हमारे को काटने पर 64 आया और ये 61 आया। आप बोलोगे सर क्वेश्चन खत्म, 64 और 61 का रेशो ही तो चाहिए था मेरे को। तो लगभग कितने परसेंट की वृद्धि, कितने परसेंट तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी पड़ेगी? तो कमी कितनी करनी पड़ेगी? 3 की। कितने के ऊपर बेस वैल्यू कितनी है बता दिया। आप तो बेस वैल्यू यार नाम रट गया होगा, इसको बेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 4.7 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये वाला ऑप्शन है। क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा बड़ा मेथड लग रहा है, आप दूसरा मेथड बता दो ना। बिल्कुल, अभी खजाने से निकालते हैं आपके लिए हमारे राजपूतों की तलवार और आपको बताते हैं इसका खतरनाक मेथड। मैं बोलता हूं, अब देखो इसको है ना, बस समझ लो, ठीक है ना। मैं जो फाइनल स्टेप बता रहा हूं ना, सिर्फ उसको समझ लो। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 28। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 22। दोनों का अंतर पूछूंगा आपसे, कितना बताओगे? 6 बताओगे ना। मैं बोलता हूँ ये कितना दे रखा है? हमेशा प्राइस अगर मान लो आपको कंजम्पशन के लिए बोला है तो हमेशा प्राइस में जितनी वृद्धि हो रही है ना उसको 100 में ऐड करके लिख दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। खत्म। देखते ही देखते आपका आंसर आ जाएगा। क्या यही फाइनल स्टेप थी क्या जो यहाँ पर लिखी थी मैंने? आप बोलोगे हाँ सर यही तो फाइनल स्टेप थी। वही डायरेक्ट आ गया 4.7 आंसर। आप बोलोगे सर सारे तरीकों में लगेगा? सारे, मैं बोलूँगा सब में लगेगा। अभी बता देता हूँ। दिस विल वर्क, ठोक करके अमेजिंग बोलता है ना, दिस विल वर्क, ठीक है ना। अरे यार हंसते हंसते पढ़ते चलो, ठीक है ना, ज़्यादा सीरियस होने का नहीं। एग्जाम कभी सीरियस वे से क्लियर नहीं हो सकता, तैयारी में सीरियस रखो, ठीक है ना। क्लास वगैरह देखते टाइम आराम से एंजॉय करते हुए और सीखते चलो, ठीक है। चलो देखो, अब आप बोलोगे कि सर इसको आप करके दिखाओ, ये वाला नहीं होगा आपसे। मैं बोलूंगा होगा, दिस विल वर्क। देखो 20, 15, 5 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 4.2 आंसर। खत्म खत्म खत्म, कुछ भी नहीं करना। क्या बोलोगे? 20 और 5 में अंतर कितना? 5 का। नीचे 100 प्लस जितनी वृद्धि हुई 120 मल्टीप्लाई 100। अरे कोई दिक्कत नहीं, कमी होएगी ना, नीचे कम करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बराबर आएगा। और बोलो, ठीक है। अब इसको उससे नहीं करूंगा, ठीक है। चल करा, तुम खुद कर लेना ना यार, ठीक है। बच्चों की जान लोगे क्या, बताओ यार। ठीक है, चलिए मजाक की बात है, ठीक है ना, सीरियस मत लेना भाई। मेरा थोड़ा सा ऐसा ही है, मैं हंसता खेलता रहता हूँ। जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई
तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। अब देखो समझ में आया, सेम वही की वही लाइन है, कुछ भी नहीं करना। अब बात को समझना, अब मैं आपको बेसिक से नहीं करा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं। देखो कंजम्पशन निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, कंजम्पशन का रेशो। देखो सबसे पहले तो 153 100 को ऐड करके यहाँ पर लिखो, 100 में 119 ऐड करके यहाँ लिखो, ये डायरेक्ट आपका रेशो कंजम्पशन का आ गया। ठीक है, सॉल्व करवाना है सॉल्व भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम खुश रहो। ठीक है, 153 119 सॉल्व करेंगे अपन तो ये आएगा 9, 17 से काटने पर 17 का 7 बार, 9 और 7 आपका फाइनल कंजम्पशन का रेशो आ गया। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर रहा हूं, कोई बात नहीं। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 थी तो बताइए मासिक खपत में कितनी कमी हुई। जो ये 38.7% वैल्यू है ये 9 की है। अब आपको ये बताना है कि कितने परसेंट कितनी कमी हुई, तो 2 की कमी हुई। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 4, ठीक है ना, 36 आएगा ना, 36 से 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8.6, जो कि आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिटेल भी करके बता देता हूँ एक बार और। डिटेल देखिए कैसे। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था आपको, कंजम्पशन का रेशो निकालने के लिए एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना पड़ेगा प्राइस से। पहला जो प्राइस है वो 100 था, फिर 153 हो गया। अपना जो पहला एक्सपेंडिचर था वो कितना 100 था, 119 हो गया। एक्सपेंडिचर में अगर अपन डिवाइड कर देंगे प्राइस का रेशो तो 153 हो जाएगा। बस यहीं से तो मैंने डायरेक्ट 153 एक सेकेंड 153 और 119 लिख दिया था, यही तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो आपको बात समझ में नहीं आई। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा अपना दिमाग और तेजी से चलाओ। ठीक है ना, जितना तेजी से चलाओगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अब चलें आगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो प्लीज लाइक कर दो ना यार, इतना सा ही तो मांगा है, लाइक कर दो। ठीक है, चलो आगे चलो। ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं बताता हूँ आपको। इसमें बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई। सुधीर ने 960 रुपए 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। देखो पहले भी वो 960 ग्राम करता था, आज भी वो 960 रुपए खर्च करता था, आज भी वो 960 ग्राम करता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं। तो आप बोलोगे प्राइस का रेशो कंजम्पशन का उल्टा होता है, कंजम्पशन का रेशो प्राइस का उल्टा होता है। तो बस इसी बेस के ऊपर तो ये क्वेश्चन बना है। इसका डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, पर फिलहाल अभी इसको देखो। तो आपका 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलना 1/5, 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ये प्राइस का है तो कंजम्पशन का क्या होगा, 4/5। क्या सही है कि ये बात? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अब आप सिंपल सीधा सा क्या करो, मेरी बात कहने के ऊपर आपको जो वैल्यू दे रखी है ना, देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होती है ना क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग रेशो की यूनिट की वैल्यू निकालो। तो क्या प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है? आप बोलोगे नहीं सर, क्या हमारे को कंजम्पशन की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है? हाँ सर, ये तो दे रखा है कि कंजम्पशन की एग्जैक्ट वैल्यू 6 गुना बड़ी है। तो बस यहाँ पर ये यूनिट बता रहा है ना चिल्ला चिल्ला के कि 1 यूनिट में बड़ा हूं, मेरे को यूज करके आप क्वेश्चन को करो। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 6। आप बोलोगे 1 यूनिट 6 के बराबर, तो 4 यूनिट 24 के बराबर, और 5 यूनिट 30 के बराबर। क्या क्लियर हुई ये बात? आपको बोला कि घटा हुआ प्राइस कितना है। एक बात बताओ, प्राइस अगर निकालना है तो एक्सपेंडिचर में क्या हम कंजम्पशन का भाग लगा दें? आप बोलोगे सर लगा दो, तो अभी लगा देते हैं। देखो अभी लगा देते हैं यार, आपका आदेश सराखों पर, अभी लगा देते हैं। देखो 960 रुपए टोटल खर्चा था। पुराने कंजम्पशन की बात की जाए तो 24 किलो मिलता था, बाद वाले कंजम्पशन की बात की जाए तो 30 किलो मिलता था। अब आप बोलोगे
अब मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप जो मर्जी पूछो, किसने मना किया है? यहाँ से अगर आप कंजम्पशन प्राइस निकालोगे तो यहाँ का प्राइस आ जाएगा कितना, 4 आएगा ना, 40 रुपए। अब देखो दो तरीके हैं, या तो ओरिजिनल प्राइस करके इसी में ही 20% लेस कर दो, क्योंकि यहाँ पर साफ बोला गया है कि 20% आपका क्या करना है, लेस करना है, तो 32 यहाँ से आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। या फिर यहां से भी डायरेक्ट अगर आप निकालोगे नया प्राइस तो 32 ही आएगा। दोनों में से कोई सा भी तरीका कर लेना। आप इतने झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं। जो चीज आपने करी वही की वही सेम है, ठीक है ना। देखो एक बात बताओ, कितने परसेंट की वैल्यू है? यहां पर देखो परसेंटेज वैल्यू लिखना सबसे पहले, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू लिखना, यहां पर रुपीस लिखना, यहां पर 100 प्लस माइनस परसेंटेज लिखना, और यहां पर केजी लिखना। ये एक फॉर्मूला मैंने अपनी तरफ से क्रिएट कर दिया है, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? अभी थोड़ी देर में शो करता हूं मैं आपको। देखो आप पहले मतलब समझो, ये तो परसेंटेज जो आपको यहाँ पर दे रखी होगी, ये रुपीस जो आपको यहाँ पर दे रखे होंगे टोटल एक्सपेंडिचर के तौर पर, और ये 100 प्लस माइनस। सर प्लस माइनस क्यों लगा है? अरे भाई कभी कमी होगी कभी बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तो प्लस कर देना, और जब कमी होगी तो माइनस कर देना। और केजी, केजी क्या है? जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा या कम मिलेगा, ठीक है। तो 100 यहाँ पर 20% हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 960 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस परसेंटेज। प्लस माइनस क्या कमी हुई है? कमी मतलब माइनस, माइनस का मतलब 80%, मल्टीप्लाई बाय 100 ओ मल्टीप्लाई बाय केजी। केजी कितना है? 6 है। आप बोलोगे सर परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही गया और ये 4 भी हो गया, तो 4 से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 40 रुपए हमारा आ जाएगा। तो ध्यान रखना, पर इसको ये बात ध्यान रखना कि ये हमेशा ओरिजिनल प्राइस देगा, ये हमेशा ओरिजिनल प्राइस देगा। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी आपकी? 40, इसमें से मैंने अगर 20% माइनस किया तो कितना? 32 हमारा आंसर आ गया, जो कि आपका। क्लियर आ रहा है ना समझ में? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट कर देना, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता दूंगा और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 25 हम आधी क्लास कर चुके हैं, तो लाइक कर दो यार। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती। यदि राजस्व प्राप्ति 17% की वृद्धि है तो बताइए x का मान क्या होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूँ कैसे। भाई ये भी उसी पर ही है, ये भी कांस्टेंट रूल के ऊपर है। देखो जब हम किसी प्राइस में मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स की यूनिट का, तो जो आता है उसे कहते हैं अपन रेवेन्यू, जिसे अपन राजस्व कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, रेवेन्यू में कितनी परसेंट? अब मैं बताता हूं, देखो क्या है। एक बात बताओ, थोड़ा सा समझना इस बात को, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। क्या ये कांस्टेंट है यहां पर? आप बोलोगे सर नहीं है ये तो कांस्टेंट, 17% की रेवेन्यू में वृद्धि हो गई है। क्या प्राइस कांस्टेंट है? नहीं, प्राइस भी कांस्टेंट नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, बिक्री में x% की वृद्धि होनी चाहिए। तो बिक्री के x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे समझो, मैं बताता हूं। देखो एक मिनट, ये माइनस हटा दूं। अब आप समझना कि भाई सेल्स का निकालना है अपने को। तो क्या मैं रेवेन्यू में, अगर मैं इसी रेवेन्यू को, रुकना एक मिनट, अगर मैं इसी रेवेन्यू में प्राइस का डिवाइड कर दूं तो क्या ये सही बात है कि सेल्स का वैल्यू आ जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल सेल्स का वैल्यू आ जाएगा, और सेल्स का वैल्यू अगर आएगा तो हमारे पास रेशो भी सेल्स का आ जाएगा, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो प्राइस पहले कितना था? प्राइस मैंने माना पहले 100 था, कमी हो गई 65 हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर या सॉरी रेवेन्यू कितना था पहले? रेवेन्यू कितना था? रेवेन्यू था पहले 100, रेवेन्यू था 100, अब बढ़कर के हो गया 117। सही है। आप बस डिवाइड कर दो। प्राइस को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? प्राइस को डिवाइड करोगे ना यहाँ पर
प्राइस को डिवाइड करोगे तो प्राइस कितना था यहाँ पर 100 और यहाँ पर कितना था 65। क्या यही था? सही है। 100 में से 100 कट गया। यहाँ पर अगर अपन 65, यहाँ पर मैंने बताया था ना, अभी समझाया था, याद है? इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 65 और 117 जब अपन इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 और ये, सॉरी हाँ 5 और ये 9। क्या सही है? रेवेन्यू ये क्या सेल्स का रेशो आ गया? क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल ये सेल्स का रेशो आ गया है? तो बिल्कुल सेल्स का रेशो आ गया है। कितनी वृद्धि हुई है? 4 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 4 की वृद्धि हुई है। और कितने के ऊपर? 5 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 आप बोलोगे 20 और ये 80%। क्या सही है? 80%। सोचो, आंसर तो 60% दे रखा है। लगाओ दिमाग भाई, मेरे को तो कम आता है, मैं तो आपसे ही सीखता हूँ। ठीक है, सही है क्या? 13 से काटा है ना, 13 से 5 बार काट दिया, 117 9 बार काट दिया, 5 और डिफरेंस आ गया 4, 4/5 जो आएगा हमेशा कितना आएगा? 80%। तो ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है। ठीक है, कभी कभार मैंने तो बनाया नहीं, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आंसर गलत दे रखा है, 80 कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से सिलेक्शन होना चाहिए बस। ठीक है ना, आपके पेरेंट्स को गर्व होना चाहिए। जिस तरह मेरे पेरेंट्स को, जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम मेरे सिलेक्शन हुआ था मेरी मदर रो रही थी, मेरे पापा रो रहे थे। ठीक है ना, पर उनके रोने में भी एक इतनी खुशी थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी उनको रुला करके। तो वो रुलाने वाली जो खुशी है ना, वो आप भी दीजिए अपने घर वालों को। ठीक है ना, बहुत अच्छा, मैं रूम लेकर के आराम से रह रहा हूँ। ठीक है ना, अच्छा कमाता हूँ हमेशा, मतलब मंथ एंड में अपने फादर को, अपने मम्मी को सैलरी भेजता हूँ, कितना गर्व महसूस करते होंगे वो। ठीक है ना, तो अब एज आ गई है, कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं साथ हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखो क्वेश्चन कितना इजी है, अब तो ये तो बहुत ही इजी आ जाएगा। देखिए, किसी वस्तु के कर पर 20% की कमी की जाती है, खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है राजस्व में। एक बात बताओ, एक तो टैक्स में कमी कर दी, टैक्स को एक तरीके से अपन प्राइस ही मान लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। प्राइस में कमी हो गई मान लो, और खपत में अपन ने 15% की वृद्धि कर दी, तो रेवेन्यू में क्या असर आएगा? ठीक है, सिंपल सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1/5। कोई चीज 5 की थी, वो कितने की हो गई? 4 की हो गई। ठीक है, अब 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू, आप बोलोगे सर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपने बताई नहीं। अरे यार सॉल्व कर लो ना, परसेंटेज हटा लो, 100 लगा लो, कितना आएगा? 3/20। ठीक है, 20 की चीज थी, मतलब 20 पहले बिकती थी, अब 23 बिक रही है, खत्म। यहां से मल्टीप्लाई करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रेवेन्यू आएगा। बता दिया ना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इक्वल्स टू रेवेन्यू। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आया 100, यहाँ पर आया कितना? लगाओ, करो ना यार, सॉल्व कर दो यार, कर दो। 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 92 आएगा ना। ठीक है, 92। कितना कमी आया? 8 का। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 8% आंसर। ठीक है, बोल बोल करके गला दुख गया। लाइक करो, लाइक जल्दी करो। ठीक है, पानी तक नहीं पिया है, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। ठीक है ना, लाइक करो फटाफट, चलो। हाँ, अब क्वेश्चन आया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, मैं बताता हूं पढ़ करके। देखो, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला जो कर है वो 12 से 10% होता है। अभी भी वह उतना ही कर दे रहा है जितना वो पहले देता था। अब बात को समझना, बात को क्या समझना मैं बताता हूं। मान लीजिए उसकी इनकम जो थी पहले एक्स थी, तब वो टैक्स कितना देता था? 12%। मान लो आज उसकी इनकम जो है वो वाई है, और अभी भी वो टैक्स कितना दे रहा है? अभी टैक्स वो कितना दे रहा है? 10%। पर वो जो टैक्स है ना, वो बराबर है। ये लाइन क्या कितने लोगों को समझ में आई, ये बताओ सबसे पहले तो।
नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा एक बार इस लाइन को पढ़ता हूँ, बात को समझना। एक बात बताओ, आपकी जो वैल्यू, आपकी पहले 100 रुपए इनकम थी, आप 12% टैक्स देते थे, तो आपका टैक्स कितना है? 12 रुपए। अब मैं बोल रहा हूं कि आपकी इनकम जो है ना, वो बढ़कर के 120 रुपए हो गई, और आप अब टैक्स जो 10% दे रहे हो, तो क्या आपके टैक्स में कोई फर्क आया क्या? अब बोलोगे नहीं सर नहीं आया, तो मैं क्या इन चीजों, दोनों चीजों को, एक मिनट पेन ले, ओ एक सेकेंड, क्या इन दोनों चीजों को मैं बराबर लिख सकता हूं जो अभी मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया था, 120 मल्टीप्लाई बाय 10%? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो बस मैं यही लिख रहा हूँ। एक्स पहले इनकम थी, वो 12% टैक्स देता था, जब इनकम वाई हो गई तो वो 10% देता है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यही हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी, यही हमारा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, क्या हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा एक बार इस लाइन को लिख देता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई ओ इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई बाय 10%। अब एक बात बताओ, क्या मैं आमने सामने काट सकता हूँ? सर अब तो ये तो मेरे को पक्का समझ में आ गया कि आमने सामने कट सकता है। परसेंटेज से परसेंटेज आप काट ही चुके हो, 12 और 10 दोनों 6 और 5 कट जाएंगे। आपका x और y का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा सर 5 और 6। क्या आ जाएगा? 5 और 6। मतलब आपकी जो पहले वाली इनकम थी वो 5 है, और जो बड़ी वाली इनकम है वो 6 है। अब एक बात बताओ, क्या एग्जैक्ट वैल्यू में ये 1.2 लाख एक के बराबर है क्या? 1 यूनिट के बराबर है? आप बोलोगे हाँ सर है, आपने ये समझाया था अभी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसी का यूनिट पकड़ो। तो 1 यूनिट जो है वो 1.2 लाख के बराबर है, और 1.2 लाख को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पूछा क्या है? बड़ी हुई इनकम पूछी है। बड़ी हुई इनकम का मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, 7.2 लाख रुपए आंसर। क्लियर? दिस विल वर्क। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ते जाओ, है ना, सिलेक्शन लेना है आपकी बार। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, पीपीटी थोड़ा सा, हाँ अब आ जाएंगे। ए बी रूल, चलो मैं इसको क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, या अभी बता दूं? ठीक है चलो अभी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये ए बी कांस्टेंट रूल क्या कहलाता है? देखो वैसे ये सक्सेसिव कहलाता है, इसे अपन सक्सेसिव कहते हैं। ठीक है, इसे अपन सक्सेसिव कहते हैं वैसे तो, पर मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कि आपको 100 दे रखा है, मतलब देखो जैसे आपको एक वैल्यू 100 दे रखी है, और इसके अंदर पहले बोला कि आपको 20% घटाना है, फिर उसके बाद वापस 20% घटाना है। तो अब बताओ, एक बात बताओ, 100 में सबसे पहले अपन ने 20% घटाया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलोगे सर 80 हो गई। फिर अगर मैंने वापस 20% घटाया तो आप बोलोगे कितनी हो गई? बताओ इसका 20% कितना होता है? 64 हो गई। अब मैं आपको बात बोलूंगा कि आप मुझे ये बात बताओ कि भाई इनिशियल से फाइनल में कितना परसेंट चेंज आया? तो आप बोलोगे सर 36% का चेंज आया, जितना मुझे दिख रहा है। आया? देखो यही मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ यहाँ पर पीपीटी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, प्लस माइनस होता है ये, ठीक है ना, प्लस माइनस होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस चलता रहता है। तो अब यहाँ पर देखो क्या आया, मैंने पहले 20% माइनस किया, वापस मैंने 20% माइनस किया, और इन दोनों को माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके 400 प्लस का हो गया। क्या प्लस का हो गया? ये सही है ना भाई? 20, देखो ये 20 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ठीक है, जब भी यहाँ पर कमी आएगी ना तो कमी में माइनस हो जाएगा, और जब वृद्धि करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सीधा सा। तो अब देखो ये सक्सेसिव लग रहा है क्या? 20 और 20 माइनस 40 और प्लस यहाँ पर 4% प्लस में हो रहा है क्या? अब फाइनल अगर मैं देखूं तो 36% की कमी हो गई क्या? क्या यहाँ पर 36% की कमी आ रही थी? समझना, अच्छे से समझना, अच्छे से समझोगे पक्का समझ में आएगा।
तो ए जो है यहाँ पर 20% था, बी जो था यहाँ पर 20% था। जब अपन ने इसको सक्सेसिव लगा करके सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल उत्तर आया 36%। तो ये क्या है, फाइनल से इनिशियल की वैल्यू बता देता है डायरेक्टली बिना कुछ करे हुए। या तो आप एक एक बार लेस करो 20%, लेस करो 20%, या फिर आप डायरेक्ट ही 36% लेस कर दो तो डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन से समझोगे आराम से समझ में आएगा। रुको मैं सारा मिटाता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 है। इस क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी। क्या बोला है, क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी। तो देखो 45% की कमी, 45% की कमी, या तो अज्यूम करके लगो, या फिर जो मैंने अभी डायरेक्ट तरीका बताया उसके पास जाओ। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 45 कितना होता है, अगर मैं सही हूं तो 20.25 होता है। कमी आता है मुझे, 20.5 नहीं, ये आता है, कमी आता है, आप लोगों से ही सीखता हूं, ठीक है ना। तो 45 प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा। 20 25 इसका स्क्वायर होता है तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। यहां से अगर मैं ये काटूंगा तो ये वैल्यू डायरेक्ट 20.5 हो जाएंगी। क्या समझ में आया, क्या आ गया। आप बोलोगे 90 में से अपने को अब माइनस करना है, प्लस करना है 2.25, ये माइनस का ये प्लस का, फाइनल रिजल्ट माइनस का 69.75 कमी। माइनस का साइन ये प्रेजेंट करेगा कि ये कमी है, प्लस का साइन ये प्रेजेंट करेगा कि ये वृद्धि है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे, फिर अगर क्लियर है तो मुझे अगला क्वेश्चन करके बता दीजिए आप, इतना तो हक है ना। ठीक है, चलिए तो मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बता दीजिए। ओ नया क्वेश्चन आया है, नया क्वेश्चन आया है, नया क्वेश्चन आया है। नया क्वेश्चन क्या आया है, देखो ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवे में 20% पानी होता है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे। मतलब यार मैं बोल रहा हूं ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मुझे अगर पेपर एग्जामिनर, मतलब मुझे एग्जामिनर बना दिया जाए और बोला जाए कि क्वेश्चन दिया जाए तो मैं ये वाला क्वेश्चन 100% डालूंगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, देखो मान लो ताजे फलों में पानी जो है वो 68% है, सूखे मेवे में पानी जो है 20% है। 100 किलोग्राम में ताजे फलों में कितना सूखा फल निकलता है। एक बात बताओ, गीला फल हो या सूखा फल हो, क्या कभी पल्प, पल्प बोलते हैं उसको, पल्प गुदा, क्या सूखे में कभी फर्क आता है क्या। एक बात बताओ, मैं आप ही से ही पूछ रहा हूं कि क्या कभी सूखे में फर्क आता है क्या। आप बोलोगे सर सूखे में तो फर्क नहीं आता। तो भाई सूखे में फर्क नहीं आता तो आप एक काम करिए, इसको सॉल्व करिए और आप अपने आराम से मौज करिए। तो मैं बताता हूं आपको। एक बात बताओ, ये x है, x में 68% पानी है, ठीक है, x में 68% पानी है, तो पल्प कितना होगा, सूखा कितना होगा, 32%। कितनों को ये बात समझ में आई कि भाई देखो ताजा फल है ना, ताजे फल में 68% पानी निकल जाएगा तो सूखा फल कितना निकलेगा, 32%। सूखे मेवे में 20% पानी है तो 80% मावा है, मतलब सूखा है, ठीक है ना, पल्प है। तो अब पल्प तो बराबर रहेगा, चाहे वो सूखा हुआ हो चाहे वो गीला हो। तो देखो 100 ग्राम का 32%, 100 किलोग्राम का 32% बराबर होगा x के 80% के। कितनों को ये बात समझ में आई, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ। कम को समझ में आई, कोई बात नहीं, मैं वापस समझा देता हूं। एक बात बताओ, हमारे पास 100 किलोग्राम ताजे फल हैं, 100 किलोग्राम ताजे फल हैं,
उसके अंदर अगर 68% पानी दे रखा है तो क्या 32% सूखा मावा है? और आप बोलोगे कि सूखा मावा 32% है, सूखा फल जो है वो 32% है, तो क्या पल्प कभी चेंज होगा क्या यार? एक बार पानी चला गया तो भाई सूखा तो सूखा ही है। तो यहाँ पर 32% के बराबर 80% होगा। खत्म। अब देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, और अगर अपन इसको वापस कन्वर्ट करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 40। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे पेन से मैं कुछ करता हूँ। 40 आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही, जो कि सर ने आपको बता दिया। ठीक है, सर के एक्चुअली में सर के कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आगे के जो क्वेश्चन है हमारे, देखिए आगे ढेर सारे क्वेश्चन है, तो ये हम कल सेकंड वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपको ये कंप्लीट होने को मिल जाएगा। ठीक है, टोटल लगभग 50 के आसपास ये क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सर के द्वारा करवाए गए हैं। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, जो हमारी कल इसका सेकंड पार्ट जब आ जाएगा, तो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम हेल्पर जी के, यहाँ पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे जाके आप सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा जो आप जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं द एग्जाम हेल्पर जी के, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको इसी पे लेगा, और कंप्यूटर की वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इसी तरह की और अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।